हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। क्लास 12th में मैथमेटिक्स में सदिश बीजगणित शुरू हुआ है। कल हमने एक इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है वो हमने किया। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को, जिसमें कि 5 क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सदिश बीजगणित क्या है, वेक्टर अलजेब्रा क्या है, उस पर भी हमने डिस्कशन किया, क्या वेक्टर क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस की। आई होप आपको कल का सेशन पसंद आया होगा। अगर आज जो बच्चे आज लेक्चर देख रहे हैं और चाहते हैं कि ये प्रश्नावली हमें समझ में आ जाए, तो इसके जस्ट पहले वाला जो पहला लेक्चर है उसको जाके देखें, तभी समझ में आएगा। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है जो अभी लाइव देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद हम सत्र शुरू करते हैं। आइए प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने कॉन्सेप्ट सिखाया, आज हम एक्सरसाइज करेंगे। कल कॉन्सेप्ट होगा, उसके नेक्स्ट डे एक्सरसाइज होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, सीख लेंगे। प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। होता क्या है, आप सभी को पता है कि ये हमारा, आप जब भी बोर्ड पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है ईस्ट वेस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है नॉर्थ। ठीक है, हमेशा जो एंगल जो मेजर किया जाता है, हमेशा या तो नॉर्थ से या तो साउथ से। ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, ये लाइन नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की तरफ, देखिए ये हमारा क्या होता है, पूर्व यानी पूरब, जिसको लोग ठेठ भाषा में पूरब बोलते हैं। ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर। ठीक है, तो उत्तर से 30 डिग्री के कोण पे, उत्तर से 30 डिग्री के कोण पे पूर्व की तरफ, यानी कि यहाँ से इधर की तरफ कितने, 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख है। देखिए 40 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ से ये चीज़, ये क्या है, ये इसकी पूरी लंबाई, इसको आप मान लीजिए क्या है, ये 40। ठीक ना, तो ओ ए हमारा क्या है, अगर उसका मॉड लिया जाए उसको एक 40 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये इसको हम एन रिप्रेजेंट कर देते हैं, एन फॉर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका, इस वेक्टर का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गया, निरूपण जिसको करते हैं। ये जो स्टेटमेंट कह रहा था उसको मैंने यहाँ पे ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए, अगर फिजिक्स में आप सही से पढ़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिजिक्स में नहीं, फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं। और ये ना, खास बात ये है कि एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आप कह भी नहीं सकते हैं कि ये क्वेश्चन फिजिक्स का है कि मैथ का। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस में है। अगर एग्जाम में आ गया तो आप क्लेम नहीं कर सकते, आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं एग्जामिनर को कि कहाँ दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए, क्लासीफाई करना है। चलिए यहाँ पे एक हम बना लेते हैं अदिश राशि। ठीक है, और यहाँ पे सदिश राशि। ठीक है, इसको अलग अलग छांट देना है और इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हमारा हो गया वेक्टर, अब पहले से पढ़े हुए हैं, फिजिक्स का ही पोर्शन है, और स्केलर। ठीक है, इसमें से 10 केजी, आप जब भी सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज़ वजन वाला लेते हैं, तो आप कभी भी नहीं कहते कि भैया हमको 10 केजी आलू पूरब की तरफ दीजिए। उसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है। अगर आप 10 केजी कोई भी सामान लेते हैं तो जो चीज़ लेना है आप उसका नाम लेते हैं। ठीक है, तो 10 केजी हमारा एक अदिश राशि हो गया, उसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है। तो जो पहला है 10 केजी, यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान एक हमारा क्या है, अदिश राशि है, मास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये अदिश राशि है, पहली अदिश राशि में चला गया, बहुत बढ़िया। 2 मीटर उत्तर पश्चिम की तरफ। दूसरा देखिए, ये दूसरा जो है हम बता दें सदिश राशि की तरफ हो जाएगा। आप कभी भी जैसे किसी व्यक्ति को दिशा बताते हैं, जैसे कोई आदमी पूछ दिया भैया फलाना गांव कितना दूर बा है। ठीक है,
तो लोग बताते ना कि यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाके बाएं मुड़ जाइए दाएं मुड़ जाइए। तो जब भी वो दिशा बदल, जैसे आपने कहा कि 10 किलोमीटर जाके बाएं मुड़ना है, 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया, और जब दाएं मुड़ना बता, यानी कि आपने परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी बताया। ठीक है, तो ये राशि जो है हमारी क्या हो जाती है, सदिश राशि। तो दूसरा जो है 2 मीटर क्या है, उत्तर पश्चिम की तरफ, यानी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ मतलब हो गया उत्तर, वेस्ट मतलब पश्चिम। तो ये हमारा क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत जरूरी है समझना। 40 डिग्री जो कोण होता है, एंगल, हमेशा आप 40 डिग्री एक तरह से 40 डिग्री हमारा अदिश राशि में चला जाएगा। ठीक है, 40 डिग्री हमारा एक अदिश राशि में, 40 डिग्री ये हमारा तीसरा क्या है, अदिश राशि में। जब 40 डिग्री उसमें नॉर्थ ईस्ट जोड़ देंगे, 40 डिग्री क्या भाई, सिर्फ एंगल की बात हो रही है। जब उसमें डायरेक्शन की बात कर लेंगे तो यही 40 डिग्री हमारा सदिश राशि हो जाएगा। अगर हम कर दें 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री साउथ की तरफ, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 40 डिग्री लिखा है, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं हुई है, इसलिए इसके क्वांटिटी हो जाएगा। समझ में आया, अच्छी बात है। चलिए पांचवा जो है 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये हमारा जो है नहीं, यहाँ पे चौथा वाट, ये सभी लोग 40 वाट, जो ये पी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप देखेंगे जो वाट होता है यहाँ पे 10, जो बल्ब का वो होता है ना कि कितने वाट का है, 10 वाट का है, 20 वाट, पहले इसको नोट कर लीजिए, इतना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा वाट की बात करते हैं। कभी आप बल्ब खरीदने जाते हैं, 40 वाट, 50 वाट, 100 वाट होता है, एक अदिश राशि होता है। कभी भी आप 40 वाट दक्षिण की दिशा में, 40 वाट 50 उत्तर की दिशा में तो बोलते हैं नहीं, ये एक जो बोलने से भी बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गया। चौथा हो गया भैया अदिश राशि 10⁻⁻19 कूलम्ब। चार्ज की बात करें, ठीक है, जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ये एक अदिश राशि होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है वो सब अदिश राशि होता है। इसको अदिश राशि के श्रेणी में रखेंगे। स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो छठा है यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है हमारा क्या भाई, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, बुक होना चाहिए, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसका यूनिट्स देखें तो ये एक्सीलरेशन का यूनिट है, त्वरण जिसको बोलते हैं, त्वरण। ठीक है, त्वरण क्या है, त्वरण जिसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, जो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये यहाँ पे आता है F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो F हमारा क्या होता है, बल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि। देखिए तो A बराबर क्या हो जाएगा, F/m। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है फोर्स, जब किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को द्रव्यमान एक क्या होता है, अदिश राशि। एक सदिश राशि को अदिश राशि से भाग देते हैं भैया तो सदिश राशि आता है। आपको एक्सीलरेशन जो है, ठीक है, त्वरण जो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन का, ध्यान दीजिएगा, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है, ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं, एक नंबर वाले में आप कह नहीं सकते हैं कि कहाँ दे दिए क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में यही काम करना है। चलिए इसको देखते हैं। तीसरा, इसको हम फटाफट कर देते हैं, अदिश राशि सदिश राशि। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से वही काम करना है हमें, अदिश राशि और सदिश राशि के उसको श्रेणीबद्ध करना है, अलग अलग करना है। समय कालांश जो हमारा फेज डिफरेंस शायद जिसको बोलते हैं, टाइम डिफरेंस होता है, ये हम अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ते हैं, तो ये हमारा एक अदिश राशि होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो समय जो कालांश है इसको क्या करेंगे, जो पहला है समय कालांश जिसको बोलेंगे, ये अदिश राशि होता है। आप एक बार फिजिक्स की कॉपी उठा के देख लीजिएगा किताब, ये अदिश राशि है। दूरी भी क्या है, एक अदिश राशि है। देखिएगा कैसे, डिस्टेंस, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि हो जाता है। कभी भी आप दूरी की बात करें, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर, जब उसमें
20 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, ठीक है, 20 मीटर है, ये सब कुछ हमारा क्या होता है, अदिश राशि होता है। जब आप 20 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, 20 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जब आप उसमें डायरेक्शन मेंशन कर देंगे तो यही दूरी हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा विस्थापन में, ठीक है, उसमें जब दिशा जुड़ जाएगी। समझ में आया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बल भैया फोर्स अभी भी डिस्कस किए थे। बल हमारा क्या है, एक सदिश राशि है, इसका जो F = मास इंटू एक्सीलरेशन। समझ में आया, तो बल एक सदिश राशि है। वेग, वेलोसिटी, वेग जो है इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या है, एक सदिश राशि है, v से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको। इसका कई फार्मूला होता है, v = u + at, या जो v का फार्मूला होता है वो होता है समय, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मतलब टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है, ठीक है, विस्थापन परिवर्तन की दर को बोलते हैं v से। और एक हमारा सदिश राशि होता है, ठीक है, इसमें हमेशा डायरेक्शन जरूर मेंशन रहता है, v = ΔS/ΔT या ds/dt। समय के साथ जो है विस्थापन यहाँ पे होता है, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन सदिश राशि होने के कारण जो है v हमारा हो जाता है, v हमारा सदिश राशि, ठीक है। वेग हो गया। कार्य की बात करें तो कार्य हमारा जो होता है एक अदिश राशि होता है, वर्क, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एक नंबर में आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक नंबर में, तो आप दोष मत दीजिएगा। भले आसान है भैया तो करके जाना है, ठीक है। कभी अगर आसानी से आपको 1 नंबर 2 नंबर मिल जा रहा है तो क्या नुकसान है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए। अभी जितने बच्चे हैं हमको उससे नहीं मतलब है, वीडियो लाइक हो जाना चाहिए। अभी अभी चैनल पे आप नए हैं तो वहाँ पे लाल बटन ऑटोमेटिक दब जाना चाहिए और बेल आइकन भी दबा लेना चाहिए, ठीक है। ये हो गया तीसरा चीज़। चौथा देखिए, चौथा पांचवा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा और पांचवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ सकता है और ये बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, 99% बच्चे गलत कर देंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया। है बड़ा छोटा लेकिन गलती होने का बड़ा चांसेस होता है। एक हमारा वेक्टर यहाँ से इस तरह से, एक वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी जो है इसी तरफ है। हमें बताना है कि इसमें सह आदिम वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर। इसमें समान वेक्टर कौन है, इक्वल वेक्टर कौन है, संरेख परंतु असमान, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। यहाँ पे को इनिशियल और कोलिनियर हमने डिस्कस किया था कल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जब आप सवालों को हल करते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल के सवाल खुद से करेंगे, 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है। वेक्टर का एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत ज़रूरी है समझ में आना। उसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज 10.2, 10.3, 10.4 सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप अगर डिफिनीशन देखे होंगे कि को इनिशियल वेक्टर ऐसे 2 वेक्टर जो एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक ही जगह से निकल रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिए, जो वेक्टर ए है और वेक्टर डी है, ठीक है, यहाँ से अगर इसको ओ दे दें तो वेक्टर ए और वेक्टर डी हमारे क्या हैं, सह आदिम वेक्टर हैं। वेक्टर ए एवं वेक्टर डी, समझ में आया। वेक्टर डी हमारे क्या हैं, सह आदिम है, क्योंकि इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है और फाइनल पॉइंट अलग अलग है, इंड पॉइंट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे इंड पॉइंट ए है, इंड पॉइंट ए है, लेकिन जो ओरिजिनेट हो रहे हैं एक ही जगह से। इनिशियल मतलब जो प्रारंभिक स्थान है, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। समझ में आ गया। इसमें हमें छाटना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 445, आप ही की किताब का क्वेश्चन है सब, हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। समान वेक्टर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 99% गलत कर देते हैं बच्चे। कल हमने बताया था कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जितने देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिए, इसमें कोताही मत करिए। ऐसे 2 वेक्टर जो कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी बराबर होती, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर बी की बात करें, इसका डायरेक्शन इस दिशा में है, और वेक्टर डी, तो वेक्टर ए और डी की दिशा भी समान है। चूंकि ये जो लंबाई है, ये लंबाई और ये लंबाई समान है, इसलिए वेक्टर बी और डी क्या हो गए, समान वेक्टर है, ठीक है। तो समान वेक्टर यानी वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर डी, समझ में आ गया।
दो वेक्टर समान कब होते हैं? जब उनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी बराबर हो। तो वेक्टर बी का जो परिमाण है, परिमाण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? खड़ी पाई से, या दो, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये बराबर है, साथ में दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है, इधर है और इधर है, दोनों की दिशा समान है। तो ये वेक्टर बी और डी हमारे क्या हो गए भैया? समान वेक्टर हुए, इक्वल वेक्टर हुए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें तीसरा इसमें इसी में ढूंढना है संरेख परंतु असमान, कोलिनियर बट नॉट इक्वल टू होना चाहिए। कोलिनियर होने का मतलब है कि कल जो हम डिफिनेशन बताए थे संरेख, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं कि ऐसे दो वेक्टर जो कि पैरेलल हों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वेक्टर ए, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए जो है पैरेलल है वेक्टर सी के, लेकिन ये वेक्टर इक्वल नहीं है। देखिए वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर सी, ठीक है, बट दोनों वेक्टर समान नहीं होंगे क्योंकि वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है और वेक्टर सी का डायरेक्शन इधर है। इक्वल होने के इसमें देखिए संरेख है परंतु, तो वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए एवं वेक्टर सी क्या हुए हैं? संरेख हुए हैं, ठीक है, बट वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर सी, असमान है। क्यों? क्योंकि वेक्टर समान होने के लिए दिशा भी समान होना चाहिए। मैग्नीट्यूड समान है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड समान होने से, परिमाण समान होने से थोड़ा होगा, केवल वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी के बराबर है, ठीक है, बट दिशा जो है अलग अलग है। यहाँ पे देखिए ये वेक्टर पैरेलल है इसकी, तो ये वेक्टर क्या हुए हैं? संरेख हुए हैं। ऐसे खूब ढेर सारे वेक्टर देखिए अलग अलग, यहाँ पे वेक्टर ए है, ठीक है, इधर मान लीजिए वेक्टर बी हो सकता है, इससे भी एक वेक्टर सी हो सकता है। सब के सब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हमारे संरेख हैं, लेकिन तीनों वेक्टर हमारे क्या हैं? और मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण अलग अलग है। तो जो डिफिनीशन है, जो परिभाषा है, उस पर हमें टिके रहना है। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएगी, तो कल का वीडियो जरूर जाके देखिए। हम मानते हैं कल छठ पूजा रहा है, बहुत बच्चे उसमें बिजी रहे होंगे, तो आज तो खाली हो गया ना, प्रसाद वसाद बढ़ गया सबका, ठीक है, बहुत अच्छा त्यौहार होता है, बहुत ही अच्छा त्यौहार होता है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पांचवें का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सत्य और असत्य छांटना है, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो ट्रू एंड फॉल्स मैथ में भी बन जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास बुक है, सभी के पास होना चाहिए। कह रहा है वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए क्या संरेख होते हैं? जी, अगर मान लीजिए वेक्टर ए हमारा इस डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो जो माइनस होता है उसका सिर्फ उसका दिशा बदल जाता है, ये हमारा माइनस वेक्टर ए होगा, ठीक है। तो जो किसी वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होता है, ऋणात्मक वेक्टर होता है, वो संरेख होता है, कोलिनियर होता है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर में भले दिशा अलग है लेकिन इन लोगों का परिमाण समान होता है और पैरेलल होते हैं ये, ठीक है। सबसे खास बात, ए और माइनस ए क्या होंगे? संरेख होंगे, ठीक है। तो पांचवें का पहला आप देख लीजिए 10.1, आप सब आंसर भी मिलाते जाइए। 10.1 का क्या है भाई, कहाँ गया? 10.1 का पांचवें का पहला, ठीक है, पांचवें का पहला क्या है? सत्य है, बिल्कुल सत्य है, संरेख तो ही है। संरेख होने के लिए क्या है कंडीशन? पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर ए पैरेलल होता है, समांतर होता है कोई भी वेक्टर के, उसी वेक्टर के ऋणात्मक वेक्टर से। समझ में आ गया? तो पहला जो है सत्य है, यानी कि ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, असत्य है। अभी इसकी बात को, अब इस बात को हम प्रूफ कर दे रहे हैं। कह रहा है कि दो वेक्टर, ठीक है, जो कि संरेख है, मान लीजिए वेक्टर ए, संरेख होने के लिए जो कंडीशन है वो सिर्फ समांतर होना है। मान लीजिए वेक्टर ए समांतर है वेक्टर बी के, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है? संरेख है,
परंतु दोनों का परिमाण क्या है, अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका हमने दिखा दिया, वेक्टर ए, देखिए ए एवं बी जो है क्या है, संरेख है। संरेख होने के लिए सिर्फ समांतर होना जरूरी है, संरेख है, किंतु परिमाण क्या है, अलग अलग है। परिमाण क्या है, अलग अलग है। तो ये चीज़ हमने दिखा दिया। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई वेक्टर संरेख है, ये इसके पैरेलल है, तो कह रहा है कि उसका परिमाण भी समान होगा। तो ऐसा कसम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा असत्य है, दूसरा असत्य है, पहला सत्य था। देखिए कॉन्सेप्ट सीख लिए और सवाल गलत कर लिए तो इससे बड़ी मूर्खपना कुछ भी नहीं हो सकता है। कॉन्सेप्ट आपने सीखा और सवाल गलत कर लिए तो आपने सीखा ही क्या। ठीक है, तो यानी कि जब तक सवाल सही नहीं हो जाए आप उसको नहीं कह सकते हैं कि हमें पूरा आ रहा है चीज़ें। ठीक है, तीसरा देखिए, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख हो सकते हैं, ये भी असत्य है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको समझ में नहीं आएगा ये जब तक ये असत्य है, फॉल्स है जिसको बोलेंगे। देखिएगा, कह रहा है दो वेक्टर जिसका परिमाण समान है, मतलब इक्वल है। कह रहा है कि हमेशा वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल वेक्टर होंगे। तो ऐसा नहीं है। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होंगे। संरेख होने के लिए पहले देखिए, एक वेक्टर मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसकी लंबाई देखिए, ध्यान दीजिए, इसकी लंबाई ये चीज़ है, इसकी लंबाई ही वेक्टर की लंबाई क्या बताती है, परिमाण। और एक वेक्टर उतने ही परिमाण का मान लीजिए इस दिशा में है, इसको मान लेते हैं ओ बी, वेक्टर बी। हम देख रहे हैं कि ये लंबाई और ये लंबाई वेक्टर, ठीक है, बराबर है, परिमाण समान है। ठीक है, क्या वेक्टर ए का जो परिमाण है, ये देखिए जब लाइन इतनी खींच देते हैं वो बराबर है वेक्टर बी के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है। चलिए, दो वेक्टर का परिमाण समान है, लेकिन क्या दोनों संरेख हैं, दोनों की दिशा अलग अलग है, क्या दोनों पैरेलल हैं, नहीं है। हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ऐसा दो वेक्टर जो कि दो अलग अलग दिशा में हैं या समांतर नहीं है लेकिन परिमाण समान है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, असत्य हुआ। आई होप आपको ये सेशन पसंद जरूर आ रहा होगा। कल का भी सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल का जो हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो कि पर्सनालिटी 10.2 के लिए होगा, अगर आप कल अब्सेंट रहे हैं तो पूरा वेक्टर अलजेब्रा नहीं समझ में आएगा। तो हम कल बताएंगे वेक्टर को जोड़ना, वेक्टर को घटाना, वेक्टर को उसका वेक्टर का परिमाण क्या होता है, सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैसे निकाला जाएगा। चूँकि कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज यही बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, एक ही दिन सब घोलमेल नहीं करना। कह रहा समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण, ये भी असत्य है। देखिएगा, असत्य हम तुरंत बोल दे रहे हैं लेकिन उसका प्रूफ भी दे रहे हैं, फॉल्स है। ठीक है, इसको समझिएगा। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन तो 99% बच्चे गलत कर देंगे। देखिए, संरेख और बोल रहा है कि परिमाण भी समान हो। देखिएगा, अगर कोई वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर, ये माइनस वेक्टर ए है, ध्यान दीजिए, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए क्या हुए, संरेख हुए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और दोनों वेक्टर का खास बात यह है कि यहाँ देखिए वेक्टर ए इसमें और माइनस वेक्टर ए क्या हुए, संरेख हुए। एक चीज हो गया, दोनों ही वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण समान है। देखिए ये लंबाई और ये लंबाई इक्वल है। ठीक है, तो ये माइनस वेक्टर ए का परिमाण और माइनस ए का वेक्टर जो परिमाण है बराबर है, तो संरेख हुआ। परिमाण क्या है, बराबर है, परिमाण क्या है, बराबर है। तो ये कह रहा है कि कोई ऐसा दो वेक्टर जो कि संरेख हो, परिमाण में बराबर हो,
कह रहा है कि वेक्टर समान होगा। ठीक है, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। तो ऐसा नहीं है, समान होने के लिए वेक्टर की दिशा अलग अलग है। वेक्टर ए का मुंह इधर है, माइनस ए का इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेक्टर समान नहीं है। इतना कुछ होने के बावजूद भी वेक्टर ए जो है नॉट इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। ठीक है, संरेख हैं क्योंकि समांतर हैं। हर दो वेक्टर जो समांतर होते हैं संरेख होते हैं। परिमाण भी बराबर है क्योंकि ये जो लंबाई है बराबर है, लेकिन दिशा अलग अलग होने की वजह से ये वेक्टर दोनों अलग अलग हो गए। समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसको समझ में आ गया ना। तो दो वेक्टर अगर संरेख हों, परिमाण में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों वेक्टर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल से दिखा दिया। आप इसको बी भी ले सकते हैं, इसको वेक्टर बी भी ले सकते हैं। ठीक है, आप वेक्टर बी ले लीजिए। तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण समान दिख रहा है, इसको वेक्टर बी। ठीक है, तो आप इसको वेक्टर बी भी ले सकते हैं। वेक्टर ए समान नहीं, समान लिखने का मतलब है ना वेक्टर का दिशा और परिमाण दोनों समान होना चाहिए। समझ में आया? तो ये रहा हमारा 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये उतने आसान नहीं थे जितना जो हमेशा बच्चे गलत कर देते हैं। और जो पहला क्वेश्चन था, जो डायरेक्शन की बात होती है हमेशा ईस्ट वेस्ट साउथ इधर लिया जाता है, नॉर्थ इधर, ये हमारा बीच में, इसको ये सेंटर पॉइंट समझते हैं। हमेशा बोर्ड पे जब भी दिखाते हैं तो इसी तरह से ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ दिखाते हैं। समझ में आ गया? तो आई होप कल हम डिस्कस करेंगे कि अगर दो वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ठीक है, इस दिशा में, और वेक्टर ए है इस दिशा में, तो कैसे दो वेक्टर को जोड़ा जाता है, कैसे दो वेक्टर को घटाया जाता है, वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या है, और किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दो वेक्टर को कई चीज़ें हैं। आपको कल कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रश्नावली 10.2 के भी 1-2 क्वेश्चन बताएंगे। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। 4 एक्सरसाइज है, 7-8 दिन में खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिलेबस भी कंट्रोल में है, और अब से जो भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे उसको रिवाइज करने की आवश्यकता ना हो, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि रिवाइज उसको करेंगे जो पीछे का पढ़े में, तो रिवीजन जो पीछे का भूला है उसको करने की आवश्यकता है। अभी जो हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं इसको ऐसे पढ़ना है जैसे ये तैयार हो गया हो। ठीक है, अब इसको रिवीजन करेंगे तो जो पीछे का पढ़े हैं 2 महीना 3 महीना पहले का, उसको कब रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और वेक्टर अलजेब्रा में, और आगे कंटिन्यू करेंगे 10.2 एक्सरसाइज। तब तक के लिए आज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।